हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी कुछ बच्चे कहते हैं क्लिष्ट है, कुछ कहते हैं आसान है। देखते हैं कैसी है। देखो, ज्योग्राफी के अंदर हम सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो है हमारी NCERT की बुक्स। NCERT के अंदर ज्योग्राफी जो आ रहा है वो आ रहा है आपके 6th से लेकर के 12th तक। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th से और फिर हम जाएंगे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th पर। इजी है, क्लास 6th की बुक इजी है, लेकिन आप सोचेंगे क्लास 6 क्यों पढ़ रहे हैं। क्लास 6 के अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th में भी नहीं है। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा। अब बात करते हैं क्लास 6 की। हम क्लास 6 की जो बुक है हमारी, क्लास 6 की बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। हमारी क्लास 6 की बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। कहने का मतलब ये है कि हमें इसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है मुख्यतः। और इसके अंदर हमारा पहला पार्ट है, जो पार्ट 1 है इस बुक के अंदर, उस पार्ट का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल क्या है और उसमें पृथ्वी कहाँ पे है, क्या है, इसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पार्ट को। हम पार्ट नंबर 1 को पढ़ेंगे। सबसे पहले खगोलीय पिंड के बारे में। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती है, इनकी विशेषता है, वो खगोलीय पिंड कहलाती है। इनकी दूसरी विशेषता है, ये सभी गैसों के बने हुए होते हैं। हमारी पृथ्वी भी जब पहले बनी थी गैसों से बनी है। फिर उसकी ऊपरी परपटी, जिसको आज के टाइम में हम कहते हैं भीतरी परपटी, अब सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये समझो ये गैसों के बने होते हैं खगोलीय पिंड। अब हम बात करते हैं तारों की। तारा क्या होता है? तारे वे खगोलीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड हम जानते हैं क्या है। तारे वे खगोलीय पिंड हैं जिनका खुद का प्रकाश, अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, किसी से लेते नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा लेती है, तो हमारा जो पृथ्वी है वो एक तारा नहीं है। जबकि जो सूर्य है इसकी खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। तो ये डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए कि खगोलीय पिंड क्या है और तारा क्या है। तारा एक खगोलीय पिंड ही है, लेकिन उसकी अलग विशेषताएं हैं, इस वजह से वो तारा है। देखिए, हमने तारों की बात की, तो अब हम बात करेंगे तारों के समूह की। तारों के समूह को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। तारों के समूह से बनी विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। दो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक होता है अर्सा मेजर, एक है बिग बियर। अर्सा मेजर को हम हिंदी में कहते हैं, एक अलग से एक लिख लीजिएगा, सप्त ऋषि मंडल। 7 तारों का समूह है अर्सा मेजर। अब एक चीज़ आप समझिए, हम बचपन से पढ़ते आए हैं ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। तो इस मेजर पोर्शन में हम इसको भी ले लेते हैं। उत्तरी तारा है, उत्तर दिशा में होता है, और इसका नाम है ध्रुव तारा। ये हमने तारों को पढ़ा। तारे वे होते हैं जिनकी स्वयं की ऊर्जा और स्वयं की ऊष्मा या प्रकाश दोनों होते हैं। अब हम उन खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी न तो अपना प्रकाश होता है, न अपनी ऊर्जा होती है। ये खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, ये सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा लेती है। अब इस ग्रह के ऊपर एक बात करते हैं छोटी सी। ये ग्रह, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लैनेट। प्लैनेट जो है ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है। प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ होता है किसी चीज़ के चारों ओर घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला। अगर हम इसको अपने सौर मंडल के सापेक्ष में देखें, सौर मंडल भी मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन पहले आप सुन लो। सौर मंडल के सापेक्ष में देखें इस बात को, तो जो सूर्य है, सूर्य इसका तारा है और इसके चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो वो ग्रह हैं। ये ग्रहों की एक विशेषता है कि ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारा चैप्टर, जिस चैप्टर का जो नाम है सौर मंडल में पृथ्वी,
तो अब हम आए हैं सौर मंडल पे। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है, इस पे आने से पहले हम चर्चा करेंगे कि सौर मंडल आया कहाँ से ये शब्द। सौर मंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है सोलर सिस्टम। सोलर का अर्थ रोमन भाषा में सोल, ये जो सोल शब्द है, ये सोल वास्तव में क्या है? सूर्य देव का नाम है, रोमन देवता है सोल। अंग्रेजी में हम इसको कह सकेंगे सौर, हिंदी में इसे सौर कहा जा सकता है। तो इस सौर के इर्द गिर्द, मैंने पहले भी बताया था कि सूर्य के इर्द गिर्द जो भी गतिविधियां होती है, सूर्य के इर्द गिर्द जो भी पूरा सिस्टम है, वो कहलाएगा सौर मंडल। ये हमारा सौर मंडल है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। हमें इस चैप्टर में विशेषता इस बात को पढ़ना है कि सौर मंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है, पृथ्वी का क्या आकार है, और अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, उनसे क्या तुलना करनी है। आइए डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल का अर्थ है सूर्य का परिवार। अब इस परिवार के अंदर सूर्य मुखिया है, और इस परिवार के अंदर एक सूर्य है, 8 ग्रह हैं और अन्य खगोलीय पिंड हैं। अन्य खगोलीय पिंड है। ये अन्य खगोलीय पिंड है आपके क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ये हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल इसके अंदर समा जाएगा। इनके अंदर ये जो सूर्य है, ये केंद्र में होगा, इसके चारों ओर ये 8 ग्रह और ये अन्य खगोलीय पिंड अपना परिक्रमा या परिभ्रमण करते हैं। अब इस सौर मंडल के अंदर ऊर्जा और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत, ऊर्जा यानी कि प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत हमारा सूर्य है। ये हमारा सौर मंडल को अगर हम ऊपरी रूप से देखें तो ये हमारी सौर मंडल की स्थिति है। 8 ग्रहों का अध्ययन करेंगे जो हमारे सौर मंडल के थे। ये टिपिकल भी नहीं है, इजी भी नहीं है, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। दूरी के बढ़ते क्रम में हमें इन्हें याद रखना है। 8 ग्रह कौन से हैं ये मैं समझाऊंगा, उससे पहले आप ये सेंटेंस नोट कर लीजिए, अर्थ बना लीजिए, एरो कर लीजिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इस सेंटेंस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके आगे। ये मैंने नोट डाउन कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिए इसको। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, सूर्य। फिर ये हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने इन सभी प्लैनेट्स को या ग्रहों को मैनेज किया है। सबसे पहले सूर्य के सबसे पास है हमारा बुध ग्रह, ठीक है, ये बुध ग्रह की विशेषता है, सूर्य के सबसे पास है। उसके बाद में हमारे शुक्र और पृथ्वी है, बुध के बाद शुक्र और शुक्र के बाद पृथ्वी। अच्छा, इन दोनों ग्रहों की एक खासियत है, इन्हें हम कहते हैं, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ये जुड़वा ग्रह है। जुड़वा ग्रह का मतलब ये नहीं है कि ये एक ही भाई बहन है, ये इसका अर्थ है कि आकार और आकृति में एक जैसे हैं, इसलिए इनको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इनकी कई विशेषताएं एक जैसी हैं। उसके बाद आता है हमारा मंगल ग्रह, जहाँ अभी भारत ने मार्स मिशन भेजा था, आपको ध्यान हो तो। उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, और उसके बाद में हमारा आता है नेपच्यून। अब क्या होगा, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, मतलब क्षुद्र ग्रह एक श्रृंखला, एक पट्टी के रूप में खूब सारी संख्या में पाए जाते हैं। तो ये पट्टी क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। सवाल ये आ सकता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। इस बारे में अध्ययन किया, तो ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अब हम ये अध्ययन करेंगे कि ये ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं और किस चीज़ में चक्कर लगाते हैं। तो ये ग्रह कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इनका जो पथ होता है वो दीर्घ वृत्ताकार, एक तो होता है वृत्त गोल, एक होता है अंडे के आकार का। ये अंडे के आकार का जो पथ है ये दीर्घ वृत्ताकार है। इस तरह के आकार के पथ के अंदर ये सूर्य के
चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य इनके केंद्र में होता है सभी ग्रहों के, जो 8 ग्रह मैंने बताए। और प्लूटो और सीरस, आप में से बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि यम और वरुण, जिनको हम प्लूटो और सीरस भी कहते हैं, वो कहाँ गए, हम आप तक सुनते आए थे, कईयों को नहीं पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन है एक, जो मैनेज करता है सब चीज़ों को। उसने पाया कि एक ग्रह की जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए ग्रह के अंदर, वो इन दोनों ग्रहों में नहीं है, बहुत दूरी पे भी थे। तो 2006 में इस अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने इन दोनों ग्रहों को क्या घोषित कर दिया, बोना ग्रह घोषित कर दिया। उसके बाद से हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह बचे हैं, और उन 8 ग्रहों के अध्ययन में हमने आपको क्रम बताया था। अब हमारा चैप्टर को अब और अंदर जाएं, हमारे चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। अब हम अध्ययन करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी का, पृथ्वी की क्या स्थिति है, क्या आकार है, पृथ्वी का क्या महत्व है, इसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने ऑर्डर देखा था, मार्स, वीनस और अर्थ, माई वेरी एफिशिएंट। तो ई जो था वो 3rd नंबर पे था, तो दूरी में पृथ्वी जो सूर्य से है वो कौन से नंबर पे है, 3rd, तीसरा स्थान पे। आकार की बात करें, आकार में पृथ्वी का स्थान है 5th, 5वां। और पृथ्वी की तीसरी विशेषता है, ध्रुवों के पास से पृथ्वी क्या है, चपटी है। पृथ्वी हमने सुना है गोल है, गोल नहीं है, पृथ्वी ध्रुवों के पास आके चपटी हो जाती है। चपटी होने के कारण पृथ्वी क्या है, भू आबलीय है, मतलब उभरी हुई है। इस कारण पृथ्वी का जो आज का वर्तमान का जो आकार है, पृथ्वी के समान आकार बन पाया, पृथ्वी का जो आज का स्वरूप है वो इस भूआब के कारण बना है। अब अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखती है, इस कारण इसका नाम नीला ग्रह भी है। कह दे कल को नीले ग्रह पर रहता हूँ, तो वो पृथ्वी ही है। नीली इसलिए है कि हमारी जो मैक्सिमम पृथ्वी की जो सरफेस है उसके 2/3 पोर्शन पे जल है, या पानी कहते हैं अपन जिनको, पानी है। इस कारण ये दूर से देखने पे हमें नीली दिखाई देती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका उपग्रह। उपग्रह वो खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, ग्रहों के चारों ओर अपनी कक्षा बनाते हैं। हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, और उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। अब हम चंद्रमा के बारे में भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, चंद्रमा का क्या आकार है, वगैरह वगैरह, ये पॉइंट्स हम अब देखो। हम इस चैप्टर में उपग्रह की दृष्टि से पढ़ेंगे। उपग्रह वास्तव में क्या है, मैंने बताया भी था, अब दोबारा बता देता हूँ। ग्रह का ग्रह हो गया एक तरह से, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, ग्रह का ग्रह उपग्रह। पृथ्वी से ये 38,400 किलोमीटर की दूरी पे है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। एक इम्पॉर्टेंट बात, पृथ्वी से देखने पर हमें इसका एक ही भाग क्यों दिखता है। आपने पढ़ा होगा कि चंद्रमा की जो पूरी एक चक्कर लगाने में उसको जो समय लगता है, जो भी उसकी प्रक्रिया है, वो घूर्णन काल कहलाती है। ये घूर्णन काल जो है चंद्रमा का, इस चंद्रमा का और हमारी पृथ्वी का, ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर होने से अब आप जितने घूमे उतने अगर मैं घूम जाऊं तो ना आपको मेरा कोई दूसरा भाग दिखेगा ना मुझे दिखेगा। इसी कारण से पृथ्वी से देखने पर एक ही भाग चंद्रमा का हमें दिखता है, क्योंकि दोनों पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन काल क्या है, बराबर हैं आपस में। बारे में हमने पढ़ा, वो उपग्रह है पृथ्वी का, वो प्राकृतिक उपग्रह है, गॉड गिफ्ट है। हमने जो भी आज तक सैटेलाइट्स भेजे हैं मिसाइल्स के थ्रू, वो सब सैटेलाइट्स मानव निर्मित उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं। वो भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, हमें विशिष्ट जानकारियाँ प्रदान करते हैं, हमारी सुविधा के लिए है, और ये मानव निर्मित होते हैं सभी सैटेलाइट्स। तो आप लिख लीजिए सैटेलाइट क्या है। तो हम क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात करेंगे। देखो, हमने ग्रहों को पढ़ लिया, तारों को पढ़ लिया, उपग्रहों को पढ़ लिया। तारा सूर्य था जिसके चारों ओर सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह परिक्रमा करते हैं। अब क्या होता है, सौरमंडल में ग्रह, तारों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, जब ये सारे ग्रह बन रहे थे, तारे बन रहे थे, या प्राकृतिक उपग्रह जो बन रहे थे, इनके बनने की प्रक्रिया के दौरान
इनमें इनसे कुछ टुकड़ा, छोटा टुकड़ा अलग हुआ, छोटे पिंड अलग हुए, जिनका आकार इतना बड़ा नहीं है कि हम उन्हें ग्रह कह सकें या उपग्रह कह सकें। उपग्रह इसलिए नहीं कह सकते कि ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तारा इसलिए नहीं कह सकते कि इनकी खुद की ऊर्जा, प्रकाश, ऊष्मा कुछ नहीं होता, इसलिए हम इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अच्छा, मैंने आपको चैप्टर्स की जो एक सेंटेंस बना के बताया था, उसमें मैंने बताया भी था मंगल ग्रह, इनकी दूसरी विशेषता है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं ये सब के सब। इसे क्षुद्र ग्रह की पट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पर ये सारे के सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। लिख लीजिए ये उल्का पिंडों के बारे में। नाम से स्पष्ट है, पिंड यानी कि टुकड़ा। हमने पढ़ा था इससे पहले क्षुद्र ग्रहों को कि छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो ग्रह के टुकड़े होते हैं, लेकिन वो ग्रह जैसे होते हैं, तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड क्या है? ये भी सूर्य की परिक्रमा, क्योंकि सूर्य इकलौता इस सौर मंडल का तारा है, तो हर कोई पिंड, हर कोई ग्रह उसकी परिक्रमा करेगा। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। अब उन उल्का पिंडों की एक खासियत होती है, ये हमारे वायुमंडल से प्रवेश करके पृथ्वी पर गिरते हैं, तो इनमें पृथ्वी पर गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कभी कोई ग्रह आगे पृथ्वी पर नहीं टकराएगा, इसकी संभावना कम है, लेकिन उल्का पिंड पृथ्वी पर आते ही रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, इसको मिल्की वे भी कहा जाता है। वास्तव में आकाशगंगा नाम से स्पष्ट है, आकाश में गंगा है, मतलब समूह है बहुत सारा। हमने नक्षत्र मंडल पढ़ा था, वो कुछ तारों का समूह होता है। आकाश मंडल लाखों तारों का समूह है। इन लाखों तारों में एक तारा है अपना। वास्तव में आप देखिए कितनी बड़ी है, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड होता है हजारों की संख्या में आकाश गंगों का समूह। ब्रह्मांड के बारे में आप लिख लीजिए, अलग से नहीं बताऊंगा। ब्रह्मांड क्या है? हजारों आकाश गंगाओं का समूह, यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर हजारों की संख्या में आकाश गंगाएं पाई जाती है। आकाश गंगाएं वास्तव में, एक आकाश गंगा क्या है? लाखों तारों का समूह होती है। इन लाखों तारों में हम मान ले कि एक तारा हमारा सूर्य है। ये सूर्य एक अपना सौरमंडल बनाता है। इस एक सौरमंडल के अंदर हमारा ग्रह पृथ्वी होती है। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक ब्रह्मांड में पृथ्वी की क्या स्थिति है, पृथ्वी कहाँ पे है। सौरमंडल को ग्रह जो है उनका वर्गीकरण, सौरमंडल के ग्रहों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ही हम इनको वर्गीकृत करेंगे, ये मैं बता दूं आपको। दो प्रकार हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के निकट हैं, मतलब सूर्य के पास एक क्रम के जो ग्रह हैं वही आंतरिक ग्रह होंगे। और बाह्य ग्रह सूर्य से अधिक दूरी होते हैं, अधिक दूर, लिख लीजिएगा आप, अधिक दूर, आकार में अधिक बड़े और गैस व तरल पदार्थों से निर्मित। वास्तव में क्या हुआ, जो सूर्य के निकट थे उनमें ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी प्रक्रियाएँ, ऐसे प्रक्रम हुए कि वो चट्टानों से निर्मित हुए, इसी वजह से वो ठोस हैं। सूर्य से जो, और इनका आकार भी छोटा है क्योंकि सूर्य के निकट हैं, और ये सूर्य से अधिक दूरी के होने के कारण आकार में बड़े गैस और तरल पदार्थों से निर्मित हैं। ये इन दोनों में अंतर होता है। अब कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं, ये हम अब पढ़ेंगे। अब देखिए आंतरिक ग्रह, वही सेंटेंस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई का मरकरी बुध, वेरी का विनस यानी कि शुक्र, एफिशिएंट का ई यानी कि अर्थ यानी कि पृथ्वी, मदर का एम यानी कि मार्स यानी कि मंगल। ये आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह जस्ट सर्व्ड अस नट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जुपिटर यानी बृहस्पति, गलत लिख दिया, सैटर्न SATURN, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह हो गए। अब जो आपका शुक्र ग्रह है, इसकी एक खासियत बता देता हूँ, सर्वाधिक घूर्णन करता है। आकार बहुत छोटा है तो ऑटोमेटिक सी बात है, जो छोटा होगा जिसका आकार, उसको घूमने में आसानी होगी। जैसे ये घूम रहा है, इसको तकलीफ़ होगी। अगर मैं इस पेन के ढक्कन की बात करूं तो इसको एक चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा, तो घूर्णन ज़्यादा करेगा सेम टाइम में। अब आगे बृहस्पति की। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे कम घूर्णन समय लेता है। और अगर हम बात करें मंगल की, तो इसका घूर्णन काल पृथ्वी के समान है। आपने सुना होगा
कि मंगल मिशन गया, वो क्यों गया कि इसका घूर्णन पृथ्वी जैसा है, पृथ्वी जितने दिन और रात होते हैं इस ग्रह पे भी, तो क्या पता इस पे अगर पानी हो, जीने की संभावनाएं हो, इसीलिए मंगल मिशन गया था, क्योंकि इसका घूर्णन काल पृथ्वी के समान है। इसका आकार छोटा है इसलिए सर्वाधिक घूर्णन करता है, ये आकार में काफ़ी बड़ा है, घूर्णन अक्ष पर सबसे कम समय लेता है अपने घूर्णन अक्ष पर घूमने में। खुद भी घूमते हैं ये दीर्घवृत्ताकार कक्षों में, ऐसे ऐसे खुद घूमते हैं तो एक वर्ष बनता है। और इस चक्कर पे घूमते घूमते अब ये जो अलग अलग स्थानों पे हर जगह खुद भी अपने अक्ष पे ये ऐसे घूमते जाते हैं। इसके कारण दिन और रात बनता है, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारे सारे ग्रह हो गए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह रहा है, वो हम पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, फिर ये टॉपिक कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, प्रत्येक ग्रह का परिभ्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर जो घूमने का जो टाइम है, इसको हम परिभ्रमण काल से जानते हैं, डेफिनेशन भी है इसकी, वो बढ़ती जाएगी। कैसे? सपोज करो ये सूर्य है, सन है हमारा, इस सन के सबसे पहले है इसमें मरकरी, और सपोज करो सबसे लास्ट में जो हमारा ग्रह आता है नेपच्यून, इसका नाम है नेपच्यून। ये मरकरी को मैंने माई से लिखा था याद करने के लिए, मरकरी, और ये है नेपच्यून। अब सोचो इस मरकरी को एक चक्कर निकालना है, ये इसका एक चक्कर हो गया, ये इसका एक परिभ्रमण काल जो इतना टाइम एक चक्कर में लगा, और इस नेपच्यून का एक चक्कर लगाने का टाइम। तो आप सब देख ही रहे हो मरकरी को कम टाइम लगेगा क्योंकि उसकी दूरी कम है। ये इसीलिए मैंने लिखा कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, परिभ्रमण काल क्या है किसी भी ग्रह का, वो बढ़ता जाएगा। हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे।